तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं, जहां पर कि हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। का झंडा चाहिए, एमएलए कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। नेपाल का देखिए, इनकी मांग है नेपाल का झंडा इन्हें चाहिए। सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। काठमांडू की ऐसी तस्वीरें, ऐसा मंजर, ऐसा कोहराम कि पब्लिक के टारगेट पर आ गई पूरी सरकार। राष्ट्रपति का इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा, उनकी पूरी सरकार का इस्तीफा, और फिर सब कुछ सेना ने टेक ओवर कर लिया। लेकिन इससे पहले 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, नेपाल पूरी दुनिया को दिखा रहा है। 8 सितंबर को काठमांडू में प्रदर्शन शुरू हुआ। 15 से 20 हजार नौजवान काठमांडू के सेंटर में जमा हुए। इस दौरान पुलिस से झड़प हुई और इसमें 22 लोगों की फायरिंग से मौत हो गई। 400 से ज्यादा लोग घायल हुए और 24 घंटे के अंदर नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 24 घंटे के अंदर पब्लिक ने नेपाल की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं हालात और ज्यादा बदतर हो गए हैं। और इस वक्त हम एक हाई राइज बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और यहाँ से मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल मेरे सामने ये पार्लियामेंट है जो धू-धू करके पूरी तरह से जल रहा है, और ये बाजू में एक होटल है और एक बैंक है, ये पूरी तरह से जल गया। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जान जोखिम में डाल के, क्योंकि नीचे उग्र प्रदर्शनकारी हैं, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। नेपाल की संसद को जला दिया। लोग नेपाल की संसद भवन में घुसे और उसे आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल में सड़क से लेकर संसद तक वो गुस्सा फूटा है जो लंबे वक्त तक दबाया गया। काठमांडू में नारे लगे, केपी चोर देश छोड़, और पीछे जलता रहा नेपाल का संसद भवन। पूरी दुनिया और खासकर दक्षिण एशिया के लिए तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, क्योंकि नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे, राष्ट्रपति के इस्तीफे और जलती संसद से पहले क्या क्या हो चुका है, इसके फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। 1 फरवरी 2021 म्यांमार में सेना ने आंग सान सू की को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान, तालिबान ने अशरफ गनी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। 10 मई 2022 श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे जनता के लगातार प्रदर्शन के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश, पब्लिक के गुस्से के बीच शेख हसीना सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा था। और अब 9 सितंबर 2025 नेपाल, 24 घंटे के प्रदर्शन के बाद ही नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की सत्ता को जेन जी यानी जेनरेशन जी वाली पीढ़ी खा गई। जेन जी यानी वो पीढ़ी जो साल 1997 से साल 2012 के बीच पैदा हुई है। इस पीढ़ी में 13 साल से 28 साल तक के लोग आते हैं जो डिजिटल दौर में पली बढ़ी है। इसी पीढ़ी का मुकाबला नेपाल की सरकार नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री का इस्तीफा और जलता हुआ संसद भवन, नेपाल में सत्ता के खिलाफ अंगारों की बौछार इसका बहुत बड़ा सबूत बन गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 बहुत ही खास इमारतों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। इसमें संसद भवन के अलावा सिंह दरबार है, जहां मंत्रियों के दफ्तर हैं। यहां से किसी तरह से मंत्रियों को सुरक्षित निकाला गया। हिंसक प्रदर्शनकारियों के गुस्से की चपेट में नेपाल का सुप्रीम कोर्ट भी आया, जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। नेपाली सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I give this. मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो। नेपालीको रगत हो। नेताहरूले बगाएका छन्, right? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me?
जेनजीहरूको छन् हात उठाउँ त once more जेनजीज फकिङ मैले रगत बगाएको छु राइट यो रगतको आँसु एक दिन तिनीहरू बाँच्छ किनीहरू बुझ्छन् 2008 में राजशाही से लोकतंत्र में तब्दील होते हुए नेपाल को पूरी दुनिया ने देखा। वो दौर भी काफी हंगामेदार रहा, लेकिन डेमोक्रेसी तक के उस सफर में भी नेपाल ने ऐसे दर्दनाक मंजर नहीं देखे थे। नेपाल में एक और संकट ये भी है कि राजशाही खत्म होने के बाद कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। अब 2025 में नेपाल की पब्लिक का क्रोध हर रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इसका सबसे बड़ा शिकार यहाँ की सरकार, यहाँ का सिस्टम और यहाँ का वो हर हिस्सा बना है जो सत्ता से जुड़ा है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास को भी जला दिया गया। ये तस्वीर बता रही है कि नेताओं पर नेपाल का गुस्सा कैसे फूटा है। नेपाल में राष्ट्रपति के निजी आवास को भी पब्लिक ने जला डाला। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निजी घर में प्रदर्शनकारी घुसे और उसे आग के हवाले कर दिया। देखिए मेरे पीछे ये नेपालगंज का बीपी चौक है और यहाँ पर नाराज जो लोग हैं, जो युवा नाराज हैं, वो पीछे जो है केपी ओली की मूर्ति लगी है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका गुस्सा है लगातार, इसको दिखलाओ ये जो है किस तरीके से जो लोगों में गुस्सा है वो अब सामने आ रहा है। इस वीडियो को देखिए जिसमें नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार को लेकर गुस्सा कैसे फूटा है। सड़क पर जान बचाने के लिए भाग रहे नेपाल के वित्त मंत्री और उनका भेड़िए की तरह पीछा कर रही पब्लिक। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी इसी गुस्से से नहीं बचे। घायल हालात में उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्हें प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर पीटा है। उनकी पत्नी आरजू राणा भी घायल है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की राजनीति के सूरमा बने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग के निजी आवासों को भी जला डाला है। नेपाल में ऐसी आगजनी पहले कभी नहीं देखी गई। नेपाल में वही आग लगी है जो दक्षिण एशिया में कई और देशों को जला चुकी है। मई 2022 में श्रीलंका, वही श्रीलंका के आंदोलन में आर्थिक मुद्दे सबसे ज्यादा हावी थे। खराब अर्थव्यवस्था को लेकर पब्लिक ने श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। अगस्त 2024 बांग्लादेश, पिछले साल बांग्लादेश में हुआ आंदोलन में युवाओं की भूमिका सबसे अहम रही थी। तब कई दिनों तक चले प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब सितंबर 2025 में नेपाल के हालात सबके सामने हैं। सोशल मीडिया को लेकर सरकार का एक ऑर्डर उसके तख्ता पलट की वजह बन गई, क्योंकि पब्लिक भ्रष्टाचार और बदहाल अर्थव्यवस्था से भी परेशान थी। ये सोशल मीडिया के बैंड के ऊपर नहीं है, ये हमारा अपना यूथ का जो आंदोलन है। असली मुद्दे थे वो ये थे जिनकी सरकार ने सुध नहीं ली। जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तो क्यों सुनेगा सरकार? सरकार तो हमारा था ही नहीं, वो तो सब करप्ट लोग का था, वो दलाल भ्रष्ट का सरकार था। जनता का सरकार अब बनेगा। 7 सितंबर तक नेपाल में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 8 सितंबर को अचानक काठमांडू की सड़कों पर पब्लिक जमा होने लगी और 9 सितंबर का दिन नेपाल के इतिहास में सबसे निर्णायक पल के तौर पर दर्ज हो चुका है, क्योंकि नेपाल की सरकार का उस गुस्से ने तख्ता पलट कर दिया है। महज 24 घंटे पहले अचानक उबाल आया और फिर नेपाल का पूरा सिस्टम उन 20-25 हजार लोगों को काबू करने में फेल हो गया जो काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे थे। नेपाल में पब्लिक पर पुलिस की गोलीबारी तब शुरू हुई जब भीड़ ने काठमांडू में लोकल पुलिस सर्कल पर आग लगा दी। इसके बाद पुलिस के अफसरों पर हमला हुआ और तभी पुलिस की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। नेपाल के नौजवानों का गुस्सा यहाँ के निष्क्रिय राजनीतिक ढांचे को लेकर काफी वक्त से उबल रहा था। बदलाव की मांग बस किसी बहाने का इंतजार करती रही। इस आवाज को तब ताकत मिली जब नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगा दी। वजह रही नेपाल की सरकारी नीतियों का पालन न करना। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया
और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शामिल थे। इसी प्रतिबंध के बाद युवाओं ने 8 सितंबर को प्रदर्शन शुरू किया। यह मुद्दा ऐसा बहाना बना कि सरकार पर भड़की हुई पब्लिक काठमांडू में इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गई कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। नेपाल की भड़की हुई पब्लिक के सामने मुसीबतें कैसे पहाड़ बनती गईं, वो समझिए। नेपाल में आए तूफान की जड़ सिर्फ सोशल मीडिया पर पाबंदी तो नहीं है, इसके पीछे कई वजह हैं। नेपाल में इस पब्लिक के गुस्से के पीछे भ्रष्ट सिस्टम और नेपाल में फैला भ्रष्टाचार रहा। नेपाल की बदहाल अर्थव्यवस्था और नेपाल में बढ़ती बेरोजगारी इस गुस्से की वजह बनी। नेपाल में बढ़ते भाई भतीजावाद को लेकर ये गुस्सा और तेज हो गया। 8 सितंबर को पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा और भड़कता गया और 9 सितंबर को लोगों ने संसद भवन पर चढ़ाई कर दी। उन्होंने न सिर्फ संसद भवन में आग लगाई बल्कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का निजी घर भी जला डाला। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री रमेश लेखक का घर भी जलाया क्योंकि उन्हीं के ऑर्डर पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की खबर आई थी। इन तमाम घटनाओं के बीच गुस्साई पब्लिक ने कई राजनीतिक दलों का दफ्तर भी जला दिया है। नेपाल में बड़ा राजनीतिक संकट ये भी रहा कि 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में स्थिर सरकार नहीं रही। 2008 के बाद से नेपाल में कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। नेपाल में भ्रष्टाचार के मामले भी उठते रहे हैं, लेकिन कभी कोई निर्णायक एक्शन न होने से अब पब्लिक एक्शन दिखाने पर मजबूर हो गई। नेपाल में 15 से 24 साल की उम्र के बीच के युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है और इस वर्ग के पास नौकरी के मौके भी काफी कम है क्योंकि बेरोजगारी नेपाल में बड़ा संकट बनकर उभरी है। बची हुई कसर नेपाल की सरकार ने पूरी कर दी जब उसने नौजवानों के बीच पॉपुलर सोशल मीडिया को बंद करने का ऐलान कर दिया। अब देखना है कि नेपाल में आगे क्या होने जा रहा है। सेना ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन आगे नेपाल का नया नेतृत्व कैसा होगा? क्या ये नेपाल की चुनौतियों से मुकाबला कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, जिस मकसद को लेकर यहाँ के लोगों ने नेपाल में तख्ता पलट किया है, क्या वो हासिल हो पाएगा?